Recording in progress. जय गौ माता, जय गोपाल, सभी को राधे राधे। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था छत पर बागवानी कैसे लगाएं, उसके क्या क्या फायदे हैं, और आगे हमने पढ़ा था गौ आधारित कृषि, गाय के साथ मिलकर खेती कैसे करें। आज हम पढ़ेंगे जैविक खाद और समाधि खाद एवं कीट नियंत्रक का निर्माण। ये खाद कैसे बनाई जाती है। पहले हम गौ माता की वंदना करेंगे। Recording in progress. जय जय देवी नमो नमः, जय कामधेनु नमो नमः, हे ज्ञानेश्वरी नमो नमः, हे गौपते नमो नमः। जय जय देवी नमो नमः, जय कामधेनु नमो नमः, हे ज्ञानेश्वरी नमो नमः, हे गौपते नमो नमः। सर्वकामादुधे देवी सर्वतीर्थी विसेचिनी, पावनी सुरभि श्रेष्ठे, देवी तुभ्यं नमोस्तुते, देवी तुभ्यं नमोस्तुते, देवी तुभ्यं नमोस्तुते। जय कामधेनु जय माँ सुरभि जय नंदनीय जगवंदिनी, कपिला कमला हे कल्याणी हे वरदानी, जय जय माँ। जय कामधेनु जय माँ सुरभि जय नंदनीय जगवंदिनी, कपिला कमला हे कल्याणी हे वरदानी, जय जय माँ। तेरी सेवा हृदयों से संताप का भार मिटाती है, स्वस्थ रहे हर नर नारी तू अमृत पान कराती है, बल बुद्धि का तेज तुम्ही से मातु ज्ञान प्रदायनी, मातु ज्ञान प्रदायनी। जय कामधेनु जय माँ सुरभि जय नंदनीय जगवंदिनी, कपिला कमला हे कल्याणी हे वरदानी, जय जय माँ। जय कामधेनु जय माँ सुरभि जय नंदनीय जगवंदिनी, कपिला कमला हे कल्याणी हे वरदानी, जय जय माँ। औषधियाँ वर रूप में पाकर मानव हुआ निरोगी, पंचगव्य की गुणवत्ता को समझाए मुनि योगी, कल्याणी तू स्नेह स्वरूपा है, तू श्याम मन भावनी है, तू श्याम मन भावनी। जय कामधेनु जय माँ सुरभि जय नंदनीय जगवंदिनी, कपिला कमला हे कल्याणी हे वरदानी, जय जय माँ। जय कामधेनु जय माँ सुरभि जय नंदनीय जगवंदिनी, कपिला कमला हे कल्याणी हे वरदानी, जय जय माँ। भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात्, दुग्धं ददति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मातरः, यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थरवरजङ्गमं, तां धेनु शीर्षा वन्दे भूतभव्यस्य मातरं, भूतभव्यस्य मातरं, भूतभव्यस्य मातरम। मनुष्य ने हजारों वर्ष पूर्व कृषि संस्कृति अपनाई थी। कृषि शोधकर्ता वृषभदेव कुशल कृषक थे। कृषि कार्य में सहायक बना वृषभ यानी बैल। तपस्वी गृत्समद ने कपास से रुई व रुई से सूत का धागा निकालना सीखा। उपनिषद रूपी गायों का दोहन करने वाले गोपाल कृष्ण ने हलधर बलराम की अगुवाई में बिना कृषि गोपालन की मौज मस्ती करने वाले शासकों का शासन पलटा। बराह मिहिर ने
बृहद संहिता में 4000 वर्ष पूर्व ही किस फसल के लिए कौन सी खाद होनी चाहिए और वह खाद कैसे तैयार की जाएगी, इसकी विधि बताइए। भारत में खेती का इतिहास 10,000 वर्षों से भी पुराना है। गेहूं, चावल, मक्का, फल सब्जियों का जैविक तरीके से खेती का विकास भारत में हुआ है। वैद्य सुरपाल ने 1000 वर्ष पूर्व वृक्षायुर्वेद में विविध प्रकार के जैविक खाद का वर्णन किया है और कीट नियंत्रकों का वर्णन किया है। जैविक खाद खासकर जो गोबर से बनी होती है उसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। इन तत्वों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि प्रमुख घटक, माध्यमिक घटक और निम्न घटक। प्रमुख घटक में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। माध्यमिक घटक में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन और क्लोराइड। निम्न घटक में आते हैं जिंक, कॉपर और लोहा, सिलिकॉन और मालिब्डेनम। जैविक खाद का उपयोग वाली भूमि में पानी की कम जरूरत पड़ती है। जैविक खाद की प्रति वर्ष उतनी ही मात्रा पर्याप्त होती है जितनी पहले डाली गई। यदि एक वर्ष में नहीं भी डाली जाए तो भी 75% फसल हो जाती है। जैविक खाद मिट्टी को भुरभुरी बनाए रखते हैं, जिससे उसमें वायु का संचार निरंतर बना रहता है। पिछले कुछ वर्षों से पूरे विश्व में जैविक खेती एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई है। विशेष रूप से कई पश्चिमी देश रासायनिक विधि से खेती छोड़कर धीरे धीरे जैविक खेती को अपना रहे हैं। मोटे तौर पर जहां रासायनिक खेती में यूरिया, अमोनिया सल्फेट, एनपीके इत्यादि रासायनिक खादों का तथा रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है, जैविक खेती में गोबर की खाद, कंपोस्ट तथा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कीटनाशक जैसे नीम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की जैविक खेती से प्राप्त खाद्य पदार्थों को साधारणतः जैविक खाद्य पदार्थ अथवा ऑर्गेनिक फूड कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में खेती में रासायनिक खाद, जहरीले कीटनाशक इत्यादि का प्रयोग तेजी से बढ़ा। सन 1943 में से हरित क्रांति के नाम पर पूरे विश्व में तेजी से कृषि का सत्यानाश प्रारंभ हुआ। जैविक खेती के माध्यम से ही मानव जाति को स्वस्थ, समृद्ध और आनंदमय जीवन प्राप्त हो सकता है। मिट्टी में अनेक प्रकार के जीवाणु पहले से ही मौजूद हैं, जो हवा, पानी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तथा कई खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व बनाकर पेड़ पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इन जीवाणुओं को मिट्टी में रहने वाले केंचुए अपने गति और पाचन कुशल प्रबंधन से और उर्वरकता प्रदान कर देते हैं। गाय का गोबर इन केंचुओं तथा मिट्टी के जीवाणुओं को अधिक पौष्टिक और क्षमता प्रदान करता है। और जब पौधे बढ़ते हैं तो पत्तियां, फूल, फल की संख्या, रस, गंध भी बढ़ जाती है, जिसके कारण पेड़ पौधों में कीट पतंग का प्रकोप आ जाता है। लेकिन इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें नियंत्रित करने की जरूरत है। गौमूत्र और अनेक प्रकार के औषधीय पत्तियों जैसे नीम, बेल, तुलसी, करंज, धतूरा, मंदार, सीताफल, लहसुन, मिर्च आदि के द्वारा भी कीट नियंत्रक बनाया जाता है और यह बहुत प्रभावकारी भी है। इन कीट नियंत्रकों का अंश ज्यादा देर बचता नहीं है, मानव शरीर में जाता भी है तो हानि नहीं होती है। कारण सभी पदार्थ जैविक हैं। जैविक खेती में सिंचाई के लिए पानी कम लगता है। मिट्टी के जीवाणु जैविक हैं। जैविक खेती में सिंचाई के लिए पानी कम लगता है। मिट्टी के जीवाणु मरते नहीं, बल्कि जैविक खाद के कारण और पुष्ट हो जाते हैं। फसल में लगने वाले कीट पतंग को पौधों के ही रस से नियंत्रित करने से जीव समूह की हानि नहीं होती है और फसल भी सुरक्षित रहती है। इस प्रकार पर्यावरण में हो रहे व्यापक नुकसान को बचाने और मनुष्यों में हो रही अनेक प्रकार की बीमारियों की रोकथाम में जैविक खेती एक कारगर प्रयत्न होगा। लगभग 100 देशों में जैविक खेती का विकास पिछले 2-3 वर्षों में 20 से 50% से अधिक बढ़ा है। 50 वर्ष पूर्व जब रासायनिक खाद और कीटनाशकों को
कोई नहीं जानता था। तब तक किसान जो खेती करते थे वह सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरागत खेती थी, जिसमें ना तो यूरिया की आवश्यकता होती थी और ना ही जहरीले कीटनाशकों की। इन सैकड़ों वर्षों की पुरानी व्यवस्था को अवैज्ञानिक घोषित कर 1950 के दशक से अधिक अन्न उपजाओ नामक कार्यक्रम शुरू हुआ और रासायनिक खाद जैसे यूरिया व सुपर फास्फेट के कारखाने लगे। किसानों को अनुदान पर ये उर्वरक उपलब्ध कराए जाने लगे। विगत 50 वर्षों में उपज तो बढ़ी, परंतु पर्यावरण के दूषित हो जाने की कीमत पर कृत्रिम आनुवांशिक परिवर्तन अनाज के बीज बनने लगे। यदि ठीक